हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो चलिए सीखते हैं। तो इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हम चलिए इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन, इसी से हम बातों को शुरू करेंगे। देखिए, अगर कोई आपको पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो अक्सर आपका जवाब होता है dy by dx। अक्सर आपका जवाब होता है dy by dx। ठीक है, कभी कभी अज्ञानतावश, कभी कभी जल्दीबाजीवश, लेकिन ये dy by dx डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये क्या है? ये डेरिवेटिव है। ये क्या है? डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन एक तरीके की प्रोसेस है किसको फाइंड करने की? डेरिवेटिव को फाइंड करने की। यानी कि जब आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये जो प्रोसेस आप निकाल रहे हैं, प्रोसेस जो लगा रहे हैं dy by dx को निकालने के लिए, वो प्रोसेस हमारी डिफरेंशिएशन कहलाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन भी एक तरीके का प्रोसेस है। अब ये किसे फाइंड करने का प्रोसेस है? ये फाइंड करने का प्रोसेस होता है किसको? इंटीग्रल को। किसको? इंटीग्रल को। तो चलिए देखते हैं, पहले एक पॉइंट्स लिखते हैं और फिर शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, क्या कि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इनमें दोनों में लिंक है। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस, इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब एक बात समझो, जब डिफरेंशिएशन से जो आने वाला रिजल्ट है वो आता है डेरिवेटिव, तो इसका उल्टा जो है ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन से आने वाला जो रिजल्ट होगा उसका नाम होगा एंटी डेरिवेटिव। क्या होगा उसका नाम? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, उसको एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। क्लियर है भाई? सिर्फ एंटी डेरिवेटिव भी एक इसका नाम नहीं होता, इसका एक और नाम भी होता है जिसको प्रिमिटिव कहते हैं। और ये बहुत पुरानी नाम आपको मिलेगा, प्रिमिटिव। ठीक है, इस तरीके से इसको जानते हैं। क्लियर? तो आइए पहली बात होगी, दूसरी तीसरी बात रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डेफिनेशन की बात करी, तो एक तरीके से इंटीग्रेशन भी प्रोसेस है किसको निकालने की? एंटी डेरिवेटिव को। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पर लिखा कि ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, तो वहीं से बात शुरू करेंगे कि भाई हमने लिखा कि मान लो डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं किसी फंक्शन की, इसका स्मॉल एफ का। ठीक है, और स्मॉल एफ यानी कि सी का भी कर लेते हैं। सी तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसीलिए हमने माना कि भाई डिफरेंशिएट ऑफ एफ प्लस सी इक्वल टू, हम ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल एफ आता है। हमने ये माना कि भाई अगर किसी फंक्शन f(x + c) का जो डिफरेंशिएट है वो कैपिटल f(x) है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा कैपिटल f(x) का, तो मेरा जो उत्तर है, मेरा जो आंसर है वो स्मॉल f(x + c) आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? स्मॉल f(x + c)। क्या हो? क्योंकि हमने क्या करा भाई, इसकी एक डेफिनेशन जो हमने बनाई है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये आ रहा है, अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए। यही बात हमारी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इन फंक्शंस को क्या कहेंगे। तो इसको कहते हैं भैया इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड इसका नाम होता है। ठीक है, और इसका नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल अक्सर आपकी बुक्स में जब लिखा रहेगा, आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें लिखा रहेगा फाइंड इंटीग्रल। फाइंड इंटीग्रल आल्सो यू नॉट एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब वही है। तो आपको इंटीग्रल ही फाइंड करना होता है, ना कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो प्रोसेस होती है जो हमने बताई हुई है आपको। ठीक है, और इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, हालांकि आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि डिफरेंशिएशन बहुत बाद में आया और उससे पहले इंटीग्रेशन आ गया था। अब इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये किसी भी चीज को जोड़ने का, मतलब इनफाइनाइटली जोड़ने का ही प्रोसेस है। इनफाइनाइटली किसी चीज को जोड़ने का एक प्रोसेस है। जैसे मान लो अगर आपने फिजिक्स में ऐसी तरह की बात देखी है कि कोई मुझे एक सरफेस दे दिया किसी चीज का, बंद लूप है एक तरीके से क्लोज, तो मैं इस पर अगर एक स्मॉल पार्ट हो, इसका एरिया लेकर स्मॉल पार्ट, तो ये कितना होगा? dA। इसको हम कहते हैं dA। ठीक है, और फिर अगर पूरे का मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं dA इनफाइनाइटली जोड़ दूंगा तो मेरा पूरा आंसर बन जाता था A। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी क्या है? एक तरीके से प्रोसेस है किसकी? एरिया निकालने की सम है। तो जब हम सम की बात कर रहे हैं, तो सम की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसी से जो साइन है, इसको s को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है?
थोड़ा सा बिगाड़ दिया इसको, ऐसे कर दिया लंबा सा, तो इसलिए इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से बन गया। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं भाई इसमें। अगर आप इसको देख रहे हैं, अभी मैंने जो बात करी है इन पर देखो चर्चा, तो ये हो रही है चर्चा एक्स पर, ये जो dx है, ये जो dx है ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। अब थोड़ी और आगे की बात करूं यहाँ पर, देखो जब हमने कहा कि भाई मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ fx प्लस c का, किसका fx प्लस c का, तो जब डिफरेंशिएट fx प्लस c का हुआ तो c का तो जीरो हो गया, क्योंकि fx ही जो भी आंसर दे रहा होगा वही जाएगा, तो c तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के नाम पर आप कुछ भी रखें, कुछ भी रखना है मतलब आपने कांस्टेंट यहाँ पर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, सभी कांस्टेंट का आंसर यहाँ पर 0 होगा। यानी कि आप c के लिए कुछ भी पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है वो, अब जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट हमारा हमेशा 0 देगा आंसर। ठीक है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि आप ये समझ पाए कि c इज नॉट फाइनाइट, c इज नॉट फाइनाइट, ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इट इज ए डेफिनेट, इट इज ए इनफाइनाइट, तो ये इंडेफिनेट है, तो c इज इनडेफिनेट, ये डेफिनेट है भाई, ये फाइनाइट नहीं है। अगर ये इंडेफिनेट है तो इसका मतलब c के कारण इसको सो वी कॉल इट, हम इस इंटीग्रेशन को क्या पढ़ते हैं जिसमें साइन लग रहा है और c जुड़ रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बात क्लियर हुई भाई, इसी के कारण इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है, समझ में आई बात। अब c के बारे में और बातें हो सकती है कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर है भाई, यानी कि c कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, और c का नाम भी आप कह सकते हैं c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भैया, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा और आगे इस पर चलते हैं, थोड़ा और देखिए क्या, जैसे मैंने अभी बात करी कि आपने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, dx के बारे में बताया, तो dx पर और थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे dx बराबर क्या होगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब चर्चा तो ये होती है कि भाई अगर मैंने dx लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ध्यान से समझना मेरी बात भाई, जो dx है वो क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ x है, ये x का बहुत छोटा सा पार्ट है, और इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, जोड़ना, क्योंकि ये मैंने बोला कि भाई सम से आया है, तो साइन का मतलब क्या है, जोड़ना। अगर हम dx को यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ x को इनफाइनाइटली ऐड करते जाएं, इनफाइनाइटली छोटा भाग में ऐड करते जाएं किसका, dx का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दिन तो कभी तो x बनेगा, तो कभी तो x बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, x, ये जुड़ के क्या दे देगा x, और प्लस में c हम कांस्टेंट यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस c के नाम को। ठीक है, क्लियर है। अब देखो और चर्चाएं करते हैं इस पर, जैसे अपना यहाँ देखा कि dx होता है, तो कल के दिन अगर आपसे ये पूछ ले कि dy क्या है फिर, तो ये y का स्मॉल पार्ट है जिसको आप इनफाइनाइटली ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, y प्लस c बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। फिर तो ये भी बात आप सीख लीजिए कि अगर मान लो dz की बात करती किसी ने, तो dz भी क्या है, ये z का स्मॉल पार्ट है, तो ये भी क्या बनेगा, z प्लस c बन जाएगा। ठीक है, और dt की अगर बात करी जाए तो dt क्या है, तो dt भी स्मॉल पार्ट ऑफ t है, तो ये आपका t प्लस c बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो बातें सही रहती है क्योंकि ये चीजें तो देखी लगती है। अगर मान लो मैंने लिख दिया ऐसा d और फिर यहाँ sin x, तो इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये क्या पूछ लिया है, तो भैया जो मैंने आपको बात कही है दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ x है, तो इसका मतलब b ये भी sin का स्मॉल पार्ट है, ये भी sin का स्मॉल पार्ट है, तो इसका मतलब जब sin का स्मॉल पार्ट जुड़ जाएगा इनफाइनाइटली, तो ये भी क्या बना देगा, sin x प्लस c बना देगा। बताइए sin x प्लस c बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर मान लो मैंने फिर लिखा है d log x, तो बताइए जरा इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब भी यही होगा कि log x प्लस c होगा। बोलो बातें समझ में आ रही है। अगर कल के दिन ऐसा लिख दिया d 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर का स्मॉल पार्ट है, तो ये कंडीशन क्या दे देगी, 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब आप तो एक बात समझो, बस क्या समझो कि भाई d के साथ में कुछ भी आ जाए, तो मैं यही लिख रहा हूं कुछ भी, तो आंसर भी आपका कुछ भी प्लस c आ जाएगा। तो मेरी बात शायद आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये dx को यानी कि जो हमारा स्मॉल पार्ट होता है उसी को इनफाइनाइटली जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए थोड़ा और आगे की बात करते हैं इंटीग्रेशन को लेकर कि और क्या क्या धारणाएं हो सकती हैं। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है हमारा वो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि ऐसा कोई ग्राफ अगर आप लिखे इस तरीके से, तो पहला तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई व्हाट इज रिप्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज रिप्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी हम दे देते हैं। तो आंसर ये बन जाएगा भैया क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। इसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। और ये फैमिली ऑफ कर्व कैसे आया है अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मान लो मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, कोई फंक्शन मेरे पास है जैसे मान लो 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 2x का जो इंटीग्रेशन इसका ग्राफ बनाना है सिंपली समझ लीजिए। तो इतना ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा x dx और इस x dx का होगा 2, तो बाहर x का होगा x² / 2 + c, यानी कि ये कैंसिल हो गया और फाइनली जो हमारा आया है वो x² + c आया। कितना आया हमारा इंटीग्रेशन x² + c। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो बेसिकली इसके इक्वल है, तो मुझे इसका ग्राफ बना लो, बात तो वही होगी। तो आइए इसके ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। अब x² + c का ग्राफ कैसा होगा इस पर देखिए, ठीक। आइए देखिए, तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं x² का, तो मान लो ये ग्राफ x² का है, ये x² का ग्राफ है, ठीक। और अगर ये x² का ग्राफ है तो ये x² + c का बनाना, तो x² + c में जब ये यहां टच कर रहा है तो इसका मतलब x² + 0 का ग्राफ है। और अगर मैंने थोड़ा सा और ऊपर इसको बढ़ा दिया, अगर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दिया ऐसे करके, तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये ग्राफ होगा x² + c की जगह x² + 1, इसका ग्राफ होगा x² + 1 का। और अगर थोड़ा और नीचे ले आया इसको, तो ये जो ग्राफ मेरा यहां से बनने वाला है, ये जो ग्राफ यहां से बनने वाला है वो ग्राफ मेरा बनेगा यहां पर ये x² - 1 का, तो x² - 1 का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं और भी ग्राफ बनाऊं जैसे और थोड़ा और नीचे खिसका दिया जाए, तो ये वाला जो ग्राफ बनने वाला है x² - 2 का ग्राफ है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक ही जैसे कर्व की फैमिली आ रही है, इसलिए जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली ऑफ कर्व, किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और थोड़ी सी अगर और आगे की बात अगर हम इस पर करें, देखो एक किसी पॉइंट की बात करते हैं जिस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन का इक्वेशन है, यानी x बराबर a पर एक पॉइंट मैंने लिया यहां a डिस्टेंस पर, और ये लाइन होगी x बराबर a। अगर मुझे इस लाइन पर एक टेंजेंट, ये जो लाइन है ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है इन कर्व को एक ही जगह कट कर रही होगी, सब इसी जगह, देखो इसी पॉइंट पर ये सब लाइन एक जगह कट कर रही है। अगर मैं इन्हीं पॉइंट पर, क्योंकि यहां भी पॉइंट होगा a, 0 है, यहां भी a, 0 यहाँ भी a, 0 यहाँ भी a, 0, अगर इस a, 0 से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कर्व पर, तो वो जो टेंजेंट होगी, देखो सबकी जो टेंजेंट होगी वो एक तरीके से क्या होगी, पैरेलल होगी नहीं पैरेलल, वो तो ग्राफ आपको टेढ़ा लग रहा है लेकिन जो टेंजेंट है वो पैरेलल आ रही होगी, ठीक है। यहाँ जो एंगल बन रहा है बराबर होगा। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं, ये मान लो कर्व है, इस कर्व पर जो टेंजेंट हमने बनाई है वो ये है। अगर मैं इनकी स्लोप की बात करूं, किसकी बात करूं, स्लोप की, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके। अगर मान लो मैंने इस कर्व का कोई भी कर्व होगा, जैसे यही का फाइनल कर्व हमारा, इसका y बराबर है x² + c का डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाला, तो मेरा 2x आया। क्या 2x है? अगर मैं इस 2x को पर्टिकुलर टेंजेंट के बाद इससे क्या निकाल रहे हैं, स्लोप, किस पॉइंट पर a, 0 पर स्लोप पूछा जाए तो वो 2a होगा। और ये तो स्लोप है, सबकी 2a आ रही होगी, सबकी स्लोप 2a आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आने वाले जितने भी कर्व होते हैं उनकी स्लोप क्या रहती है, इक्वल रहती है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द कर्व फ्रॉम द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आर इक्वल टू द स्लोप ऑफ कर्व फ्रॉम द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इक्वल। तो स्लोप इक्वल रहती है लेकिन टेंजेंट पैरेलल रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेंजेंट पैरेलल रहती है। और जरूरी नहीं, देखो मैंने अगर मान लो ये x² वाला ग्राफ बनाया तो जरूरी नहीं कि मास्टर जी ने बनाया तो आप भी इसी को बनाए, तो भाई हर कर्व की बात कर सकता हूं। देखिए अगर मान लो आपको कुछ बेसिक और इससे भी बेसिक फंक्शन की बात करें, जैसे मैंने इंटीग्रेशन करा e⁻x का, का डिफरेंशिएट भी ये है, तो अगर मैं इसके भी ग्राफ की बात कर लूंगा तो ये भी आप ध्यान से समझिएगा, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये ग्राफ किसका है, y बराबर ex का, इसका e⁻x का और प्लस 0 का, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू 0। जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ग्राफ a ऊपर चला जाएगा, ग्राफ a ऊपर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये लिमिट आ गई तो ये क्या होगा, y बराबर e⁻x + 1। और ऐसे मान लो हमने और बनाया तो ग्राफ यहाँ से नीचे आया
तो ये 1 यूनिट नीचे किसका दिया, तो ये ग्राफ जो बना y बराबर e की पावर x माइनस 1 बना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये जो ग्राफ बराबर बनाना है, मेरा मतलब ये कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो हमने एक कर्व लिया था 2x का इंटीग्रेशन करके जो हमने बनाया था, वहां से भी सबके कर्व का जो ग्राफ था सेम आ रहा था, यानी कि यहाँ भी कर्व की फैमिली दिख रही थी और यहाँ e पावर x का जो हमने ग्राफ था यहाँ से भी कर्व की फैमिली आ गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो लाइन 3 डिग्री, ये लाइन 3 डिग्री फैमिली ऑफ कर्व, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो वाकई में फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाकई में फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फॉर्मूला लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूले को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जिस पर आगे की बातें होनी सारी। जितने भी फॉर्मूले हमारे पास बने हैं वो सारे ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो पहली डेफिनेशन की कोशिश है कि मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया है किसी फंक्शन x की पावर n का और मेरा आंसर आता है, सभी जानते हैं ये होगा x n x की पावर n माइनस 1 एक कम करके। ठीक, अब मैं सोचता हूं कि भाई कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा इंटीग्रेशन x की पावर n का मेरे पास आ जाए। ठीक, x की पावर n का डिफरेंशिएट चाहिए ना, अब मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए, तो कैसे करना है? अब इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं कि इस dx को उधर भेज दिए और यहाँ लिखा dx की पावर n क्यों कर, ठीक, और dx उधर चला गया तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने बात करी आगे की वो ये कि भाई मैं इंटीग्रेशन का साइन ले रहा हूँ उधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन ले रहा हूँ, तो n x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक, देखिए अब मेरी बात सुनो, मैं इस n का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर डिवाइड, ये 1/n d x की पावर n बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 dx, x की पावर n माइनस 1 dx। समझिए बात को यहाँ। अब बात को समझो, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कि भाई d के साथ में जो भी लगता है उसका स्मॉल पार्ट होता है। अगर ये भी इसका स्मॉल पार्ट है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, कितना हो जाएगा x की पावर n, और प्लस में कौन जाएगा भाई, प्लस में c जाएगा। ठीक है, c की जगह कोई कांस्टेंट दूसरा ले लेता हूं क्योंकि आपको पूरा दिखाना है। तो आगे हम लोग x की पावर n प्लस k और इधर इंटीग्रेशन बन रहा है हमारा x की पावर n माइनस 1 dx का इंटीग्रल। ठीक, अब देखो 1/n को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो x की पावर n अपॉन n प्लस k अपॉन n देखो ध्यान से x की पावर n अपॉन n प्लस k अपॉन ये इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 dx ये लेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको बस ये आंसर मिलने वाला है इसका x की पावर n का इंटीग्रेशन। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है या पुट करना है, या तो रिप्लेस पहले आप पुट कर दो क्या n को आप n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस कर दो n प्लस 1। देखो जहां जहां n तो x की पावर यहां n था तो यहां n की जगह n प्लस 1 रख दिया, यहां n था तो यहां n की जगह n प्लस 1 रख दिया। ठीक है, यहां k था तो यहां n को n प्लस 1 रख दिया, और इधर जहां जहां n था वहां पर भी रख दो x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 पहले से था, ये तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से कैंसिल हुआ तो थोड़ा इसको सही कर लेंगे इधर से x की पावर n dx, इधर क्या बचता है देखो n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है इसको भी अभी जो पद लिखा है n प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसको क्या कह दिया मैंने c, जहां ध्यान समझिएगा वेयर ये जो कांस्टेंट था पूरा इसको एक ही कांस्टेंट का नाम मैंने दे दिया c, इसको c का नाम दे दिया, कोई दिक्कत। और ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या बातें हो सकती है, एक तो पहले हमने इसको c कहा और दूसरी बात n माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, कारण इसके पीछे सीधी सी बात है कि जब माइनस 1 मैंने यहाँ रख दिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा और जो हमें नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला रिजल्ट आया है, फटाफट नोट करें इसको।